और बताइए, रिवाइज किए हैं सब लोग? रिवीजन किए हैं कि नहीं किए हैं पूरा बायोलॉजी का? डिस्प्ले ऑन कर। रिवीजन किए हैं कि नहीं पूरे बायोलॉजी का? कौन वाला? अच्छा, कर लीजिएगा उसको पूरा। चलिए, केमिस्ट्री में जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा उसको कर लेते हैं, ठीक है? फिजिक्स तो चल ही रहा है ना आप लोगों में? अभी नहीं शुरू हुआ है, खत्म हो गया है, चलेगा। अभी शुरू कहाँ हुआ है? लिया पूरा खत्म कर दिया? हाँ, होगा कब हो जाएगा। चलिए, तो केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं। हेडिंग बना लीजिए। ब्लड तो जितना पढ़ाए हैं ना उतना देख लीजिएगा, और नोट्स में जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है? वहां से हो जाएगा। नोट्स में जितना है ना उतना पढ़ लीजिएगा, बस, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ब्लड्स का कंपोनेंट सुनो, ब्लड का कंपोनेंट हम पढ़ा दिए हैं, बात नहीं करो। ब्लड का कंपोनेंट जो लिखा दिए हैं उतना देख लीजिएगा, और ब्लड ग्रुप में उसका खोज कौन किया था, है ना? ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ। उसमें यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर है तो क्यों है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है तो क्यों है? वो वन लाइनर दे दिया गया है नोट्स में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है? जितना पढ़ाए उतना उसको रिवाइज करते रहिएगा, दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, इसको हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से परीक्षा में क्वेश्चन बनता है वो हम लोग कर लेते हैं फटाफट, ठीक ना? चलिए, केमिस्ट्री में देखिए क्या है। केमिस्ट्री जो वर्ड है इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, केमिस्ट्री शब्द इजिप्ट राष्ट्र के केमिया शब्द से बना है। जिसका मतलब काला रंग है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे टर्म केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम अ इजिप्ट वर्ड कीमिया। टर्म केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम अ इजिप्ट वर्ड कीमिया। कीमिया मीन्स ब्लैक कलर। कीमिया मीन्स ब्लैक कलर, ठीक है? कीमिया मीन्स ब्लैक कलर, हो गया? तो इजिप्ट का मतलब मिस्र देश, ठीक है? तो मिस्र देश के जो लोग थे उनके यहाँ की जो मिट्टी होती थी उस मिट्टी को कीमिया कहते थे, क्योंकि वहां की मिट्टी किस रंग की थी? काले रंग के थे। तो वो लोग वहां की मिट्टी को कीमिया कहते थे, और वही कीमिया धीरे धीरे मॉडिफाई होते रहा, उसमें बदलाव होते रहा, और कीमिया शब्द बन गया क्या? केमिस्ट्री। शुरुआती दौर में केमिस्ट्री शब्द नहीं था। केमिस्ट्री के जगह पर जो वर्ड यूज किया जाता था वो था केमी टेकिंग, ठीक है ना? केमिस्ट्री का किस स्थान पर केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग। तो केमी टेकिंग बोला जाता था। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लेवोजियर, ठीक है? तो लेवोजियर जब आए तो उन्होंने केमी टेकिंग को क्या कर दिया? केमिस्ट्री कर दिया। और लेवोजियर को बोला गया क्या? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया? लेवोजियर को कहा गया। अब लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा गया, तो इसके पीछे उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा, कुछ उन्होंने केमिस्ट्री में सहयोग किया होगा। तो सबसे पहले जिस समय एलिमेंट्स के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, अभी
ट्राइड मेथड देने वाले न्यूलैंड, ऑक्टेव मेथड देने वाले न्यूलैंड, ट्राई मेथड देने वाले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, मोस्ले हो गए, मेंडलीव हो गए, ये कोई नहीं आया था उस समय। उन्होंने 105 एलिमेंट का जिक्र कर दिया था। किसने? लेवोजियर ने। ठीक है, तो लेवोजियर ने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी उस समय की, जिसका नाम था दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री लिखा किसने? लेवोजियर ने। और इस किताब में उन्होंने कितने एलिमेंट का जिक्र किया? 105। लेकिन जितना एलिमेंट उन्होंने बताया, उस एलिमेंट को उन्होंने चार्ट के फॉर्म में नहीं बताया। अब अभी के समय में आप पीरियोडिक टेबल को देखिए, जिसमें टोटल 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट वाले पीरियोडिक टेबल को आप देखिए, तो पीरियोडिक टेबल देख के आपको पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी और वो कैसा है। अगर पहले ग्रुप में अगर एलिमेंट्स हैं तो समझ जाइएगा कि एल्कली नेचर का होगा। दूसरे ग्रुप में तो समझ जाइएगा कि एल्कली अर्थ मेटल है। डी ब्लॉक के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो मेटल है। एफ ब्लॉक के जितने सारे मेटल्स हैं उसमें मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल सब आ जाएंगे। तो अभी के समय में जो पीरियोडिक टेबल है उसको देख करके ज्ञात हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस प्रॉपर्टी, किस गुणधर्म का है। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल तो नहीं बनाया था, एलिमेंट का जिक्र किया था लेवोजियर ने, वो 105 एलिमेंट का किया था। और किस किताब में किया था? दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला इनका योगदान था किताब लिखना, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा लेवोजियर का क्या योगदान था? तो उस समय एक बहुत ही ज्यादा चर्चित तत्व खोजा गया था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हाइड्रोजन खोजा किसने था? हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। उसी हाइड्रोजन को आवारा कण कहा जाता है। ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था क्या? हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? लेवोजियर ने किया। समझ गया? तो इन दो कारणों से लेवोजियर को क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, लेवासिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने 105 तत्वों के बारे में अपनी प्रसिद्ध किताब दी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, अपनी प्रसिद्ध किताब दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री में चर्चा किया। एक और पॉइंट लिखिएगा, इंग्लिश वाले लोग इसको लिख लो। लेवोजियर इज नोन एज, लेवोजियर, LAVOISIER, लेवोजियर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। He wrote their famous book, he wrote their famous book, The Element of Chemistry. He wrote their famous book, The Element of Chemistry, and described about 105 element, and described about 105 element. एक और पॉइंट लिखिएगा, हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश हैं, जबकि हाइड्रोजन शब्द
लेवासिये ने दिया। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश while the term hydrogen was given by लेवासिये। अगला पॉइंट लिखिएगा, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संरचना, उनका रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म तथा उन नियमों का अध्ययन किया जाता है जो उनके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस where we study about matter, the changes takes place in matter, and the law which govern these changes, अब देखो केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? अगर एक लाइन में पूछा जाए तो क्या कहेंगे? पदार्थ का। ठीक है। मैटर का अध्ययन किसमें किया जाता है? केमिस्ट्री में। मैटर कैसा? लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। ठीक है। लिविंग मैटर हो तो कहां चला जाएगा? बायोलॉजी में। ठीक है। तो नॉन लिविंग मैटर का अध्ययन किसमें करेंगे? केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में नॉन लिविंग मैटर का दोनों प्रॉपर्टी स्टडी किया जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी और उनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी। साथ ही साथ उनके केमिकल प्रॉपर्टी के कारण अगर उनमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उनके रासायनिक अभिक्रिया में कौन से नियम भाग ले रहे हैं उसका भी अध्ययन किसमें किया जाता है? केमिस्ट्री में। ये डेफिनेशन किसका दिया हुआ है? लेवोजियर का दिया हुआ है। ठीक है। अब यहां पर दिखा आपको क्या कि किसका अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है? तो पदार्थ का। ठीक है। तो पदार्थ का अध्ययन जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है, तो अगर आपसे पूछे कि पदार्थ को, जिसको अंग्रेजी में मैटर कहेंगे या फिर इसी को अंग्रेजी में द्रव्य कहा जाता है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्य। ठीक है। तो पदार्थ जो होता है इसको अगर डिफाइन किया जाए तो क्या कहोगे? वह वस्तु, क्या कहेंगे? वह वस्तु जो घेरता हो और उसमें द्रव्यमान हो। ठीक है। द सबस्टांस विच ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैविंग इट्स ओन मास। ठीक है। द सबस्टांस विच हैविंग इट्स ओन मास एंड ऑक्युपाई ए स्पेस। द सबस्टांस विच हैविंग इट्स ओन मास एंड ऑक्युपाइंग ए स्पेस। ठीक है। जो स्थान घेरे
और उसमें द्रव्यमान हो, उसको क्या कहा जाएगा? पदार्थ। तो धरती पर जितना सारा चीज है सभी का सभी क्या है? पदार्थ है। अपवाद में अगर हम आपसे पूछें कि एक अपवाद बताओ, तो आप क्या कह सकते हो? जो रे होता है, रे का मतलब किरण, ठीक है। अगर आपसे पूछे, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, तो रे अगर आपसे पूछे किरण, किरण पदार्थ है कि नहीं है, तो क्या कहिएगा? नहीं है, पदार्थ। ये इसको रे को अगर कहीं पर आप गिराओ तो वो क्या करेगा? वहां का स्थान घेरेगा, लेकिन उस विकिरण में किसी प्रकार का कोई मास नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? वह वस्तु जो स्थान घेरता हो और उसका क्या हो? द्रव्यमान हो। यहां पर द्रव्यमान का मतलब किससे है? मास से, वेट से नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सा एक बात बताना, जो मास होता है जिसे हम लोग अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, ठीक है, और एक दूसरा होता है वेट। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मास और वेट, वेट का मतलब भार, ठीक है। क्या मास और वेट दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, ठीक है। जब मास कहा जाता है इंटायर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, किसी भी वस्तु का पूरा इंटायर वॉल्यूम जो है उसको उसका क्या कहेंगे? मास कहेंगे। और उस मास के कारण बॉडी का क्या होता है? वेट होता है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि मास क्या है, तो आप क्या कहोगे? स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, यानी इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो मास इज स्केलर क्वांटिटी, ओनली इट्स कंटेन इट्स मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। दूसरा है वेट। तो वेट जो होता है यह कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मास, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। कोई भी बॉडी होगा जो अगर उसका वेट का हम लोग बात करें तो उसका वेट किससे निकलता है? स्मॉल जी से। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अगर उसको ऊपर से, किसी भी वस्तु को अगर ऊपर से छोड़े, ठीक है, अगर वो स्केप वेलोसिटी में नहीं है तो ऊपर से अगर छोड़े तो वो कहां आएगा? सीधे नीचे आएगा। मतलब ग्रेविटी के तरफ उसका डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। मास जो होता है, आप कहीं पर भी चले जाओ, यह क्या होता है? कांस्टेंट। मास जो होता है कहीं पर भी जाओगे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और वेट जो होगा वो हर स्थान पर क्या हो जाएगा? वेरिएबल। यानी वेट जो होता है वो स्मॉल जी के कारण बढ़ते रहता है और घटते रहता है, और मास जो होता है वो हर जगह क्या होता है? बराबर होता है। आप चंद्रमा पर चले जाइए तो आपका जो वजन होगा वो हो जाएगा G/6 हो जाएगा। अगर आप 60 किलो के हो तो चंद्रमा पर कितने किलो के हो जाओगे? 10 किलो के हो जाओगे, ठीक है। आपका क्या चेंज हो गया? वेट चेंज हो गया। और चंद्रमा पर जाओगे तो आपका मास जो है वो वही रहेगा, है ना। अब चंद्रमा पर जाओ तो लीवर किडनी यहीं छोड़ के थोड़े जाइएगा, लेके नहीं जाइएगा। तो मास हर जगह आपके बॉडी का क्या हो गया? वॉल्यूम क्या हो गया? बराबर है, वो कहीं बदलेगा नहीं। और वेट जो होगा वो ग्रेविटी के कारण क्या होते रहता है? बदलते रहता है, ठीक है। अगर सूर्य पर चले जाओ, खैर जा तो नहीं सकते, अगर चले गए तो आपका वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 27 × G, माने अपने भार से 27 गुना अधिक क्या हो जाओगे? ज्यादा हो जाओगे, क्योंकि वहां पर उतना ज्यादा ग्रेविटी है। तो ये वेट क्या होता है? वेरिएबल। मास क्या होता है? कांस्टेंट। ये झूला जिस पर आप लोग बैठे होंगे जरूर इस तरह से जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है। झूला पर बैठे हैं ना, इस तरह से जो आते रहता है। तो ये जो झूला है, यहां पर आप रहोगे तो आपके बॉडी का वेट कुछ और रहेगा, यहां आओगे बॉडी का वेट कुछ और रहेगा, यहां आओगे बॉडी का वेट जो होगा वो कुछ और रहेगा। तो वेट हर स्थान पर बदलेगा, मास हर स्थान पर नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर पदार्थ में हमने किसका जिक्र किया है? मास का जिक्र किया। तो मास जो होगा वो होगा किस में? पदार्थ में, ठीक है। वेट की कोई बात नहीं है, पदार्थ में अपना द्रव्यमान होता है और उसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है, उसको पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब इस पदार्थ का क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं? दो आधारों पर कर सकते हैं। पदार्थ जो होता है उसका वर्गीकरण, पहला भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर पदार्थ को 5 वर्गों में बांटेंगे। केमिकल आधार पर 2 वर्गों में, प्योर मतलब शुद्ध, मिश्रण, पहला तत्व एलिमेंट, समांग को होमोजीनियस और विषमांग को हेट्रोजीनियस। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लिख लिए?
ठीक है। तो पदार्थ का क्लासिफिकेशन, ठीक है, मैटर का, तो मैटर का पहला क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है? फिजिकल, और दूसरा केमिकल, ठीक ना। तो फिजिकल आधार पर फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री में आप लोग दो प्रकार का चेंज पढ़े होंगे, फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो भी होता है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? फिजिकल चेंज रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर चेंज हो जाए तो फिर अपने अवस्था में लौट के आ जाए। बर्फ से पानी, पानी से वाष्प बनना कौन सा चेंज है? फिजिकल, रिवर्सिबल चेंज है। केमिकल चेंज कैसा होता है? इरिवर्सिबल, एक बार हो जाए तो बदले नहीं, ठीक है। जैसे दूध से दही बन जाए तो बदलेगा, फल पक जाए तो वो चेंज होगा, भोजन का पाचन हो जाए वो बदलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बताना, मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल है कि केमिकल है? मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल, और बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल, ठीक है। मेल्टिंग पूछे मोमबत्ती का तो फिजिकल, और बर्निंग पूछे तो केमिकल, ठीक है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना फिजिकल है, ठीक है। तो जो भी परिवर्तन हो जाने के बाद पुनः अपनी अवस्था में रिटर्न आ जाए वो फिजिकल है, और जो नहीं है वो केमिकल है। तो फिजिकल चेंज के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। इसको लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। तो पूछा जाए आपसे कि सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो एक लाइन में आप कहोगे कि जिसका शेप और जिसका वॉल्यूम, ठीक है, शेप और वॉल्यूम जिसका फिक्स हो वो क्या कहलाएगा? सॉलिड, ठीक है। कलम है, शेप और वॉल्यूम उसका क्या है? फिक्स है, तो क्या हो गया? ये सॉलिड हो गया। दूसरा क्या है इसमें? लिक्विड। तो लिक्विड का शेप जो हो जाएगा वो अनफिक्स होगा, और वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। पानी को कटोरा में रखिए, उसके आकार का हो जाएगा, जिस बर्तन में रखिए उस आकार का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम उसका क्या रहता है? निश्चित रहता है। पानी को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पानी को दबाया नहीं जा सकता है। तो शेप उसका अनफिक्स है और वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। गैस जो होता है उसका शेप भी अनफिक्स, वॉल्यूम भी अनफिक्स। गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, ठीक है। तभी तो परफ्यूम में जो उसमें भरा रहता है तो उसको स्प्रे दबाते हैं तो बहुत तेजी के साथ वो क्या होता है? बाहर निकलता है, क्योंकि उसको कंप्रेस करके भरा रहता है। सीएनजी में क्या लिखा रहता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो गैस जो होता है उसका शेप भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा वह अवस्था होती है पदार्थ का जिसमें किसी लिक्विड को, ठीक है, किसी पदार्थ में रखा जाता है, और जैसे ही उस लिक्विड को आप हाई टेम्परेचर देते हैं तो उस लिक्विड के एटम्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं और ग्लो करना शुरू कर देते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था जिसमें किसी द्रव्य को उच्च तापमान देने पर उसके परमाणु आयनित होकर के अति ऊर्जावान हो उठते हैं, उसको कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। मरकरी बल्ब CFL देखे हो? CFL अभी का नहीं, पहले जो आता था मरकरी, जो ट्यूब वाला, इसमें स्पार्क करके जलाना पड़ता था, समझ गया। तो मरकरी वाला अगर आप जाओ, जा करके बाजार से नया मरकरी खरीद के ले आइए और उसको तोड़िए तो केवल कांच के टूटने की आवाज आएगी। लेकिन एक यूज किया हुआ मरकरी लीजिए और उसको तोड़िए तो कांच के भी टूटने की आवाज आएगी, एक डम की भी आवाज आएगी। मरकरी तोड़े हैं कभी? यूज किया हुआ तोड़िएगा तो कांच भी टूटेगा और डम का आवाज भी आएगा, और नया मरकरी तोड़ो तो केवल कांच के टूटने की आवाज आएगी। नया मरकरी में क्या नहीं बना रहता है? प्लाज्मा नहीं बना रहता, उसके अंदर प्लाज्मा है, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहां पर एक मरकरी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, तो इसमें क्या भरा हुआ है? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में जैसे ही यहां पर इसका कंडक्टर रहता है, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे यह प्लाज्मा किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसीय स्टेट में। और इस मरकरी के अंदर कौन सा गैस पहले से भरा हुआ है? आर्गन, ठीक है, आर्गन भरा हुआ है। तो जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे ये प्लाज्मा गैसीय अवस्था में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी गैस के कारण मरकरी बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, चमकना शुरू कर देगा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जिसमें कोई द्रव्य उच्च तापमान पर आयनित होकर के गैसीय अवस्था में बदल जाए और चमकना शुरू कर दे वो कहलाता है प्लाज्मा। तो क्वेश्चन पूछे कि सूर्य और तारों में जो रोशनी होती है वो पदार्थ के किस अवस्था के कारण होती है? तो प्लाज्मा के कारण होती है, ठीक है। सूर्य और तारों में जो रोशनी है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। मरकरी बल्ब जो जलता है वो भी किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था के कारण, ठीक है। उसके बाद है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस, और दूसरे कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिल करके साथ काम किया। गॉड पार्टिकल का आपने नाम सुना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मशीन जो है उसका नाम है लार्ज हेटरल कोलॉइडल, ठीक है। जनेवा में इस मशीन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, लार्ज हेटरल कोलॉइडल मशीन पर, जिससे बताया गया था गॉड पार्टिकल क्या होता है, गॉड पार्टिकल से कैसे जीवन प्रारंभ हुआ था।
तो लार्ज हेटल कोलॉइडल मशीन के द्वारा बोस आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिसर्च किया किस गैस के ऊपर, तो एक गैस उन लोगों ने लिया बोसोन, ठीक है, और इस बोसोन गैस को लिया इन लोगों ने और इस बोसोन गैस को सुपर किया अति लो डेंसिटी पर, बहुत कम घनत्व पर बोसोन गैस को लेकर के उसे सुपर कूल किया गया, बहुत ज्यादा ठंडा किया गया। और कितने पर ठंडा किया गया, तो एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर जो कि होता है -273, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना ज्यादा कम टेम्परेचर है, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप हिंदी में बोला जाता है। और इस तापमान पर किस गैस को ले गया गया, बोसोन गैस को। तो बोसोन गैस है तो सब पदार्थ किस चीज से बना है दुनिया में, परमाणु से। कोई भी पदार्थ है तो मान लो यह बोसोन भी जो है वो किस चीज का बना हुआ है, परमाणु से। और परमाणु में सभी को पता है बाहरी कक्षा में क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूम रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो था वो अचानक से क्या हो गया, बंद हो गया, रुक गया। तो पदार्थ की वो अवस्था क्या कहलाई, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जब किसी गैस को कम घनत्व वाला गैस जो होना चाहिए, लो डेंसिटी का गैस होना चाहिए, और उसको -273 डिग्री तापमान पर ठंडा किया जाता है, सुपर कूल किया जाता है, तो उसके परमाणुओं की गति जो होती है वो रुक जाती है, वो पदार्थ की अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मॉडल कहलाती है, ठीक है। और किस गैस पर रिसर्च हुआ था, बोसोन गैस पर रिसर्च हुआ था। एक एक करके इसको लिखवा देंगे, पहले समझ लीजिए। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें किसका किया गया है, केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, यानी वैसा परिवर्तन जो चेंज नहीं हो, जो बदले नहीं, वो क्या हो जाएगा आपका, केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, वो रासायनिक कहलाएगा आपका। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, पहला क्या है प्योर और दूसरा क्या है मिक्सचर, शुद्ध और मिश्रण। तो जो शुद्ध है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व, कंपाउंड को क्या कहते हैं, यौगिक। पीरियोडिक टेबल में जितने सारी चीजें लिखी हुई हैं, कितनी चीजें लिखी हुई हैं, 118, और इन 118 में 94 जो है 94 वो नेचुरल, प्रकृति से प्राप्त हुआ है। पीरियोडिक टेबल में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी, 118, और उन 118 तत्वों में से प्रकृति से कितना प्राप्त हुआ है, 94, बच गया कितना, 24। तो 24 जो है वो कृत्रिम है, मतलब मानव निर्मित है, समझ गए, आर्टिफिशियल है। तो एलिमेंट मतलब तत्व, और इन्हीं एलिमेंट के ग्रुप से कुछ बनता है तो क्या हो जाता है, कंपाउंड। जैसे यहां पर हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन भी क्या है, एलिमेंट, ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट, लेकिन दोनों मिल गए तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया, समझ गए। तो एलिमेंट तत्व जो शुद्ध होते हैं, इट कैन बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। यौगिक जो होते हैं वो तत्वों के मिलने से बनते हैं, तत्वों का अपना एक रासायनिक सिंबल होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता। और वहीं पर जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड का अपना क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे वाटर को लिख दिया H2O तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और जब तक ये दोनों अलग अलग थे वो क्या था, सिंबल था। हाइड्रोजन में H2 क्या है, केवल हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है। तो एलिमेंट को कितने वर्गों में बांटा, फिर 3, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कुछ चीजें मेटल के बारे में, धातु के बारे में, तो आप क्या क्या बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मेटल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, सॉलिड। मेटल के बारे में बताना हो तो आप पहला क्या कहोगे, कमरे के तापमान पर, कमरा का तापमान मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, सॉलिड। 20 से 24 डिग्री जो होता है ना वो रूम टेम्परेचर कहलाता है, तो इस पर यह क्या होगा, सॉलिड। दूसरा आप मेटल के बारे में क्या कहोगे, या इलेक्ट्रिसिटी का और प्लस हीट का, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होगा, सुचालक मतलब कंडक्टर, ठीक है, होगा ना। लोहा का रॉड लीजिए और यहां गरमाइए और यहां छुए रहिए कस के, किचकिचा के पकड़ ले रही है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, जल जाएगा हाथ। यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट ये दोनों क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी हीट का कंडक्टर। तीसरा आप क्या कहिएगा, यह सोनोरस होगा। सोनोरस का मतलब पीटने पर टन टन का आवाज करेगा। लोहा का रॉड, स्कूल में घंटी बजाते थे तो मेटल का ही बनाया जाता था, तांबे का, तो पीटने पर, या पीतल का रहता था, उसको पीटने पर क्या होता था, आवाज होता था। यानी मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी वो क्या होगा, सोनोरस, यानी पीटने पर आवाज करेगा। चौथी प्रॉपर्टी आप कह सकते हो जो भी मेटल होगा वह डक्टाइल होगा। डक्टाइल मतलब तन्य, इसको हिंदी में कहेंगे तन्य, यानी गर्म करके इसको पीटा जाए तो तार के रूप में बदल जाएगा। मान लो यह लोहा का है, इसको खूब गर्म कर दिए
और पीट के इसको खींचे तो किस में बदल जाएगा, तार के रूप में बदल जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, डक्टाइल। चौथी प्रॉपर्टी होती है आघात वर्धनीय, मैलिएबल। क्या होगा, मैलिएबल, हिंदी में कहेंगे आघात वर्धनीय। ये लोहा का है, इसको गर्म करके पीटे तो किस में बदल जाएगा, चादर के रूप में, सीट के रूप में बदल जाएगा। तो ये सब। और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, मेटल जो होगा वो कैसा होता है, लस्टरस होगा। लस्टरस का मतलब क्या है, चमकीला। ये क्या करेगा, साइन करेगा, चमकेगा। और चमकने का कारण क्या होता है, इसके बाहरी कक्षा पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पाया जाना। तो ये सब किसका प्रॉपर्टी हो गया, मेटल का। अभी लिखना नहीं, लिखवाएंगे, घबराइए मत। दूसरा क्या है इसमें, नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब अधातु। तो अधातु का क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा। यानी कमरे के तापमान पर कोई भी अधातु सॉलिड नहीं होगा। जितने सारे गैस हैं सभी के सभी गैस किस में आते हैं, नॉन मेटल में। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। जितना आर्गन है सारा का सारा गैस आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, सब नॉन मेटल है। तो कमरे के तापमान पर या तो लिक्विड रहे, सॉलिड भी कुछ रहते हैं लेकिन उस तरह से सॉलिड नहीं रहेंगे, तो गैसियस स्टेट में रह सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होगा, कुचालक, ठीक है। कुचालक मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। एक अपवाद हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या अपवाद हो जाएगा, ग्रेफाइट। पेंसिल जो होता है उसका नीडल किस चीज का बना रहता है, ग्रेफाइट का बना रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी की किताब में लिखा रहता था ना, दोनों तरफ से छील के पेंसिल को प्लग में लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। लगा दीजिएगा तो झनका देगा एकदम, ठीक है। इधर का इलेक्ट्रिसिटी। और वही कोयले का प्रयोग करिए, कोयला, तो कोयला कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। कार्बन के 3 शुद्ध अपरूप कौन कौन से हैं, पहला कोयला हो जाएगा, दूसरा ग्रेफाइट हो जाएगा, तीसरा डायमंड हो जाएगा, ठीक है। 3 शुद्ध अपरूप हैं, तो जिसमें से एक बकमिंस्टर फ्लोरीन भी होता है। तो आपका कार्बन में कोयला जो होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। डायमंड करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ग्रेफाइट करेगा, ठीक है। ग्रेफाइट के बाहरी कक्षा पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण यह इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। और यहां पर कमरे के तापमान पर सारे के सारे मेटल क्या होंगे, सॉलिड। एक अपवाद में क्या हो जाएगा, मरकरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, मरकरी, पारा हो जाएगा। उसके बाद आपका कुचालक हो गया, सोनोरस नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा, मैलिएबल नहीं होगा, लस्टरस नहीं होगा। समझ गए। तो ये हो गया आपका नॉन मेटल। तीसरा इसी के बाद, पहला मेटल, नॉन मेटल, और एक होता है मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड्स को कहते हैं हिंदी में उपधातु। मेटल को धातु, नॉन मेटल को अधातु, और मेटेलॉइड को उपधातु। मेटेलॉइड्स का अगर प्रश्न पूछे आपसे कि प्रयोग, मेटेलॉइड्स को ही कहा जाता है, याद रखना, सेमीकंडक्टर। मेटेलॉइड्स को क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक हिंदी में कहते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अब अर्धचालक का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को चलाएगा लेकिन आधा, मतलब यही ना हुआ, अर्ध मतलब आधा और चालक मतलब चलाने वाला। इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा लेकिन मेटल की तरह नहीं करेगा। एकदम लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। उसको क्या कहा जाता है, मेटेलॉइड या सेमीकंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके आधार पर अगर आप देखें तो 2 तरह का विद्युत से चलने वाले मशीन होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नाम सुने हैं, दोनों में अंतर पता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे घर में मोटर जो होता है जिससे पानी चढ़ता है, तो मोटर कौन सा यंत्र है, इलेक्ट्रिकल यंत्र है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल उसे कहते हैं जिसको रेगुलेट होने में हेवी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े। वॉशिंग मशीन चल रहा है, वॉशिंग मशीन कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल। यानी जिसको भी हेवी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सबका सब यंत्र क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल। और जो भी इलेक्ट्रिकल यंत्र होगा उसमें प्रयोग किसका किया जाएगा, मेटल का। जो भी इलेक्ट्रिकल यंत्र हैं उन इलेक्ट्रिकल में क्या लगेगा, मेटल। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं उनमें क्या लगता है, मेटेलॉइड लगता है। जिनको कम मात्रा में, मोबाइल फोन इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। कंप्यूटर की परिभाषा 6ठी क्लास में पढ़नी थी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक कहते थे, वहां इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं कहते थे। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब उसको कम मात्रा में ऊर्जा चाहिए। उसके आगे खैर जो परिभाषा होता था वो आज तक हम लोगों को भी याद नहीं हुआ, ठीक है। उतने याद रहता था, परीक्षा में उतना ही लिख के आते थे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मास्टर 1 नंबर देता था। उसके आगे थोड़ा सा टेढ़ा था डिफिनेशन। ये सीपीयू में डेटा जाता है, फिर मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, तो उसके आगे याद नहीं होता था। तो कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर में किसका यूज किया जाएगा, मेटल का कि मेटेलॉइड का,
मेटलॉइड का यूज किया जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो मेटलॉइड है वो सिलिकॉन है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला मेटलॉइड जो है वो सिलिकॉन है। ठीक है, मोबाइल फोन में जो सिम कार्ड लगता है तो सिम कार्ड में जो पीले रंग का होता है वो क्या रहता है, सिलिकॉन रहता है। एटीएम कार्ड पर देखिएगा पीला रंग का रहता है, सिलिकॉन। ड्राइविंग लाइसेंस पर रहता है, सिलिकॉन रहता है। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, पोलोनियम हो गया, एक्जिमुथ हो गया, जर्मेनियम हो गया, वो सब किसका उदाहरण है, मेटलॉइड का। समझ गए? तो मेटलॉइड का प्रयोग किस मशीन को बनाने में, किस यंत्र को बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने में किया जाता है। तो ये तीनों का तीनों में लग रहा है क्लियर हो गया होगा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। दूसरा इसमें क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड कितने तरह के, दो तरह के। पहला कौन सा, ऑर्गेनिक, और दूसरा कौन सा, इनऑर्गेनिक। ठीक है, पहला कौन सा, ऑर्गेनिक, और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक और इनऑर्गेनिक को क्या कहेंगे, अकार्बनिक। तो नाम से स्पष्ट हो गया, कार्बनिक जिसमें कार्बन हो, अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं हो। तो वैसे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन से बने हो, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को कार्बनिक हिंदी में कहते हैं। और अकार्बनिक जो पॉलीमर्स का बना हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं हो। अब आपसे हम पूछे, मान लो कि बताओ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो क्या कहिएगा, इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक है, हाँ? यहां पर CO2 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक। क्या कहते हैं, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो या नहीं हो, तो यहां कार्बन आपको नहीं दिख रहा है, तो यह क्या होगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा ना। ठीक है, दूसरा बताना, H2O जल, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो जाएगा। तीसरा आप बताइएगा, H2SO4 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। FeSO4 क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड ऑर्गेनिक। C2H5SH क्या होगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो जहां कार्बन दिखे ऑर्गेनिक, जहां कार्बन नहीं दिखे इनऑर्गेनिक, सिंपल सा है। ठीक है, जितने सारे ऑर्गेनिक, ये आपका C2H5SH इथाइल मर्केप्टेन होता है। क्या होता है, इथाइल मर्केप्टेन। इसका प्रयोग एलपीजी सिलेंडर में गैस महक डालने के लिए किया जाता है। एलपीजी जो गैस होता है उसमें कोई गंध नहीं होती है, शुद्ध रूप से जब वो निकलता है ना तो उसमें कोई गंध नहीं होती। लेकिन हाईली वोलाटाइल गैस होता है, विस्फोटक होता है ना, तो उसमें आर्टिफिशियल रूप से एलपीजी में मिलाया जाता है C2H5SH, जिसको इथाइल मर्केप्टेन कहते हैं। और इस गैस के कारण उसमें गंध आ जाती है, ताकि कभी अगर इसका रिसाव हो तो पता चल सके। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझ गए। उसके बाद आपका क्या है, ऑर्गेनिक जो होगा वो कैसा होगा, बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैव अपघट्य, मिट्टी में डालेंगे तो सड़ गल जाएगा। इनऑर्गेनिक जो होगा वो जैव अपघट्य नहीं होगा। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक है, उसको 100 साल भी मिट्टी में रहता है तो गलता है, नहीं गलता है, तो इनऑर्गेनिक है। मिक्सचर में दो, समांग और विसमांग। ठीक है, मिक्सचर जो हो गया इसमें दो मिक्सचर का तरीका हो जाएगा, एक समांग और दूसरा विसमांग। तो समांग को अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, या समांग को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, विलयन। और दूसरा इसमें क्या है, विसमांग। तो विसमांग को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, विसमांग। अब सॉल्यूशन को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाना क्या कहलाता है, समांग मिश्रण। एक डिब्बा में, एक डब्बा लो 2 या 3 केजी का, और इसमें चना का डाल दीजिए, दाल रख दो, मसूर का, अरहर का, सब दाल को मिला दीजिए, 1-1 किलो मिला दीजिए। अब एक मुट्ठी इसमें से निकालिए, तो गारंटी दे सकते हैं सबका दाना बराबर आया होगा, नहीं आया होगा, तो विसमांग मिश्रण। कुकर में डाल के 1 सीटी मरवा दीजिए, क्या बन गया, समांग बन गया। समझ गया। चीनी और पानी का घोल, शुगर सिरप, जैसे मान लो आपके पास 5 लीटर पानी है और 5 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम क्या डाला है, चीनी, और इन दोनों का जो घोल करिएगा तो वो घोल कौन सा होगा, समांग मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, और जरूरत से ज्यादा चीनी डाल दी और चीनी आके कहां बैठ गया, पेंदी में, तो क्या बन गया, विसमांग बन जाएगा, हेट्रोजीनियस बन जाएगा। समझ में आया। तो विसमांग या समांग मिश्रण जो है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में 2 चीजों का होना अनिवार्य है, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मतलब जिसको घोला जाए, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें घोला जाए। तो चीनी क्या होता है, सॉल्यूट, नमक क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा, पानी। ठीक है, तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है,
यूनिवर्सल मतलब लगभग चीजें इसमें क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब समांग मिश्रण को हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो इसको भी 3 वर्गों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में कहें तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो विलयन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन सा विलयन, समांग विलयन का 3 प्रकार, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या, सेचुरेटेड को संतृप्त कहा जाता है, संतृप्त। ऐसे समझिएगा, यहां पर आपके पास एक बड़ा सा बीकर है और बीकर में कितना पानी है, 5 लीटर। अब इस 5 लीटर पानी की क्षमता है कि वो 1 किलोग्राम चीनी को अपने अंदर क्या कर सकता है, घुला सकता है। आपने उसमें 1 किलोग्राम चीनी डाला 5 लीटर पानी में और घोल दिया, तो ये मिश्रण क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, समांग। अब इसमें अगर कोई कहे कि 50 ग्राम खाने वाला नमक डाल दो, ठीक है, इसमें कोई कहे कि 50 ग्राम खाने वाला नमक डाल दीजिए और डाल करके घोलिएगा, फिर वो घुलेगा ही नहीं। वो नमक कहां जाके बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, वो नहीं घुलेगा। 50 ग्राम सोचो नमक नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुल रहा है, क्योंकि आपने उस मिश्रण को क्या कर दिया, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब संतृप्त। उस विलयन को आपने क्या कर दिया, संतृप्त कर दिया, यानी उस विलयन के अंदर अंतः द्रव्य के बीच में स्थान बचा ही नहीं, ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया, सेचुरेटेड। दूसरा आपके पास क्या है, उतना ही पानी है 5 लीटर और इसमें 1 किलो चीनी के जगह आपने मात्र कितना घोला है, 500 ग्राम। यानी अभी इस विलयन में जगह है कितना चीज घोलने का, 500 ग्राम चीनी और जाने का। समांग मिश्रण जो होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी। घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और सबसे कम घनत्व किसका हो जाएगा, आपका अनसेचुरेटेड, अति संतृप्त, असंतृप्त का हो जाएगा। अनसेचुरेटेड को कहेंगे असंतृप्त, ठीक है। और तीसरा सुपर सेचुरेटेड। अब समझिएगा, 5 लीटर पानी में 500 ग्राम नमक नहीं, यहां पर हमने 1 केजी नमक घोल दिया है, 1 केजी चीनी घोल दिया है। अब ये आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या बन गया है, सेचुरेटेड, संतृप्त। अब कोई आकर के आपसे कहे कि देखो भाई, ये विलयन हम तभी पिएंगे, शरबत को हम तभी पिएंगे जब आप इसमें 50 ग्राम क्या करो, नमक मिलाओ। नहीं मिलाओगे तो नहीं पिएंगे, तुम्हारा बेकार जाएगा। तो धर्म संकट में पड़ गए, 5 लीटर पानी, 1 किलो चीनी, सब बेकार जाएगा। तो बिहारी बुद्धि लगाएंगे, क्या करेंगे, इस पानी को जबरदस्ती पिला दोगे थोड़े, इस पानी को क्या करोगे, हीट दोगे। पानी को क्या करोगे, हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे। तो जैसे ही पानी को आप गर्म करिएगा, इसकी डेंसिटी टूटनी शुरू हो जाएगी और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फिर से बन जाएगा। और जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बना तो आप इसमें फिर से क्या करोगे, 50 ग्राम नमक घुला दोगे। तो वैसा विलयन जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बनाने के लिए उष्मा का प्रयोग किया जाता है, वो विलयन क्या कहलाता है, सुपर सेचुरेटेड विलयन, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। समझ में आया। मान लीजिए भोज ओज में कहीं गए, शादी ब्याह में गए, 3 पूड़ी का भूख है, 13 पूड़ी खिला दिया, तो उधर से निकलिएगा तो क्या कहिएगा, सेचुरेटेड होके आ रहे हैं, कहिएगा ना सेचुरेटेड। मुंह खोलिए तो यहाँ पूड़ी दिख रहा हो, तो क्या हो गए, सेचुरेटेड होके आ गए। दूसरा 13 पूड़ी का भूख है, 3 गो पूड़ी खिला के उठा दिया, तो गलियाते वहां से आइएगा कि असंतृप्त छोड़ दिया, अनसेचुरेटेड रह गया। और तीसरा सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड कब होइएगा, 3 पूड़ी का भूख है, 13 खिला चुका है, ठीक है, उसके बाद रसगुल्ला ले आ रहा है। अब पूड़ी खाने का तो जगह है नहीं रसगुल्ले खाने का, तो क्या करिएगा, हाजमोला खोजिएगा कहीं से, हाजमोला इनो कुछ मिल जाए, तो हाजमोला इनो खा करके 2 रसगुल्ला का जगह बनाना, क्या कहलाएगा, सुपर सेचुरेटेड कहलाएगा, अति संतृप्त कहलाएगा, ठीक है। तो विलयन कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। और विषमांग का मतलब पानी ले लीजिए और पानी में बालू लेके घोल रहे हैं, 3 जन्म घोलिए, घुलेगा नहीं घुलेगा, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, विषमांग मिश्रण कहलाएगा। बात आई समझ में। अब चलिए इसके बारे में कुछ एक पॉइंट में लिखते चलिए। वो कोलॉइडल विलयन वो अलग है, वो सॉल्यूशन चैप्टर में देखना होगा, ठीक है। कोलॉइडल विलयन में बस एक लाइन याद करिए, वैसा विलयन जिसे फिल्टर पेपर से छाना नहीं जा सकता, वो कोलॉइडल कहलाता है। एग्जाम्पल में स्याही हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। चलिए हो गया। पहला लिखिएगा इसमें ठोस, ठोस में डैश देकर के लिखिएगा फिक्स शेप
फिक्स वॉल्यूम। दूसरा लिखिएगा द्रव, इसमें लिखिएगा अनफिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। और तीसरा लिख लेंगे गैस, द्रव होता है अनफिक्स शेप और अनफिक्स वॉल्यूम। अनफिक्स शेप और अनफिक्स वॉल्यूम। हो गया। तो सॉलिड के एग्जांपल लोहा, लकड़ी, जितना सब चीजें सब आ जाएगा। गैस जान, द्रव्य जान ही रहे, पानी, दूध, स्याही, ब्लड सब हो जाएगा। गैस भी जान रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि डेंसिटी जो है, ठीक है, मतलब घनत्व सर्वाधिक किसमें होगी? ठोस में सर्वाधिक ना, तो साइन कैसा जाएगा? इस तरह से। उसके बाद लिक्विड और सबसे कम, कंफर्म है, ठीक है। डेंसिटी घनत्व। दूसरा बताइएगा, हिंदी में लिख दे कि इंग्लिश में? अंतः आणविक स्थान, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अंतः आणविक स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस के बाद, लिक्विड के बाद, अच्छा ठीक है। तीसरा बताइएगा, अंतः आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड के बाद, सबसे कम, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा विसरण, डिफ्यूजन। विसरण सबसे ज्यादा गैस के बाद, लिक्विड, लिक्विड के बाद सॉलिड, ठीक है। पांचवा, काइनेटिक एनर्जी बताइए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस के बाद, लिक्विड के बाद, चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ बोलो। अंतः आणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसके नीचे है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और उसके नीचे है विसरण को डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के नीचे है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। के काइनेटिक एनर्जी, लिख लिए हैं? जल्दी लिख लीजिए इसको। गुड्डू कुमार सर, थोड़ा समझा के पढ़ाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है।
हिंदी को प्राथमिकता दीजिए। हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं भाई, इससे ज्यादा क्या प्राथमिकता दें? पूरा प्राथमिकता तो हिंदी वाले को ही दे रहे हैं, इंग्लिश वाले कोमा में गए हुए हैं अभी। प्राथमिकता हिंदी को ही दे रहे हैं। चलिए हो गया, कोई दिक्कत इसमें कि नहीं को? अब प्लाज्मा का डिफिनेशन लिखिए, हेडिंग बनाएंगे प्लाज्मा, हेडिंग बनाइएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए, अंतः आणविक स्थान मतलब किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्थान है, ठीक है? तो गैस जो होता है, अगर यहां पर हम गैस रखें कोई, ठीक है, यहां पर हम कोई सॉलिड रखें और लिक्विड रखें, तो सबसे तेजी से आपके पास कौन पहुंचेगा? गैस पहुंचेगा ना। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि गैस उड़ रहा है। उड़ कैसे रहा है? उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैपिंग ज्यादा है। तो अंतः आणविक स्थान का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना जगह है। ठोस के तो मॉलिक्यूल्स बाइंड है ना, चिपके हुए हैं, तो वो तो जाएगा नहीं, ठीक है। दूसरा है अंतः आणविक बल। बल का मतलब जो सबसे तेजी से एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को बांधे हुए है। तो किसका मॉलिक्यूल्स बंधा हुआ है? सॉलिड का बना हुआ है, बस वही। और कोई? विसरण का मतलब डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन किसको कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उच्च से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का बहना क्या कहलाता है? विसरण, ठीक है। उच्च से निम्न सांद्रता। तो यहां पर अगर मान लो परफ्यूम हम स्प्रे करें तो कुछ देर में पूरे क्लास में फैलेगा। क्यों? यहां सांद्रता उच्च है, पीछे सांद्रता लो है, तो ऑटोमेटिक यहां से जाएगा। तो उसी को क्या कहा जाता है? विसरण। तो गैस में विसरण सबसे ज्यादा होता है। अब अलग अलग चीज के, उसके अंदर परफ्यूम के अंदर ऑल्फैक्टरी में अलग अलग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को डाला जाता है, सब में अलग अलग रहता है, ठीक है। अब गुलाब वाला लगाइएगा तो गुलाब महकेगा, चमेली लगाइएगा चमेली, तो सब अलग अलग रहता है। हाँ, इसमें वैसा कुछ नहीं होता है, फ्रेग्रेंट अलग अलग होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, माने गति सबसे तेज कौन करेगा? तो गैस करता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, ठीक है। प्लाज्मा में लिखिएगा डैश दे करके, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा में लिखेंगे यह पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसमें किसी द्रव्य के परमाणु उच्च तापमान पर आयनित हो जाते हैं। द्रव्य के परमाणु उच्च तापमान पर आयनित हो जाते हैं और गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एट विच एटम्स आयोनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर and convert into gaseous state. एग्जाम्पल में लिखिएगा सन, स्टार, सूर्य तारा। एग्जाम्पल में लिखिएगा सूर्य तारा। लाइटनिंग मतलब बादल का चमकना, बिजली चमकता है ना, उसका चमकने का कारण भी प्लाज्मा ही है। तो बिजली का चमकना, लाइटनिंग बिजली का चमकना। बादल थोड़े चमकता है, बिजली नहीं चमकता है। सूर्य और तारों में रोशनी प्लाज्मा के कारण। बिजली चमकता है किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। CFL भी लिख लेना, CFL बल्ब ग्लो करता है, वो भी प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा अभी तक आप वहीं थे, बायोलॉजी में थे, अब निकलिए, अब केमिस्ट्री में आइए। चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला हेडिंग बनाएंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस
आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें डैश देकर के लिखिएगा पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसके बारे में सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। अगला पॉइंट लिखिए, हिंदी इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे दिस मॉडल वाज गिवन बाय, दिस मॉडल वाज गिवन बाय एस.एन. बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन, एस.एन. बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा जब हम किसी गैस के 1,00,000 कणों से एक कण को निकालकर, 1,00,000 कणों से एक कण को निकालकर, ब्रैकेट में लिखना कम घनत्व, कम घनत्व, ब्रैकेट बंद, निकालकर उसे परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, ब्रैकेट में लिखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस, ठंडा करें, परम शून्य ताप पर, ब्रैकेट में -273 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट बंद, पर ठंडा करें तो उसके कणों की गति, तो उसके कणों की गति रुक जाती है, तो उसके कणों की गति रुक जाती है। यह कॉमा देखे, यह BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC कहलाता है। ठीक है। यह रिसर्च किस गैस पर हुआ था? बोसोन गैस पर। तो गैस का नाम याद रखना है, बोसोन गैस पर। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे व्हेन वी टेक वन पार्टिकल फ्रॉम, व्हेन वी टेक वन पार्टिकल फ्रॉम 1,00,000 पार्टिकल ऑफ, 1,00,000 पार्टिकल ऑफ गैस, गैस ब्रैकेट में लिखिएगा वेरी लो डेंसिटी, गैस ब्रैकेट में लिखेंगे वेरी लो डेंसिटी, एंड ब्रैकेट बंद, एंड सुपर कूल इट, एंड सुपर कूल इट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में -273 डिग्री सेल्सियस, कॉमा, देन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस, देन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस stopped, stopped. This stage of matter is called, this state of matter is called BEC. This state of matter is called BEC. हो गया? लिख लिया ना? अब इन सब के बारे में एक एक लाइन में लिखिए, कहानी खत्म कर देते हैं। यहां तक का हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में एक दो पॉइंट लिखते चलिए। एलिमेंट, एलिमेंट तत्व, डैश दे करके लिखिएगा
आवर्त सारिणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, आवर्त सारिणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, 118 है, जिसमें प्रकृति से प्राप्त 94, जिसमें प्रकृति से प्राप्त तत्व 94 एवं कृत्रिम तत्वों की संख्या, एवं कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी? 24 ना, 24 है। कृत्रिम तत्वों की संख्या 24 है। हो गया? इंग्लिश वाले लोग लिख लो। द टोटल नोन एलिमेंट इन पीटी, पीटी माने पीरियोडिक टेबल, द टोटल नोन एलिमेंट इन पीटी is 118, is 118, in which 94 are natural and remains 24 elements are artificial, and remain 24 elements are artificial। ठीक है? अब हिंदी वाले लोग सेम इसको छापते चलेंगे, इंग्लिश वाले छापते चलेंगे, हिंदी वाले लिखते चलेंगे। ठीक है? ये मेटल के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? धातु के बारे में लिखते चलिए। इंग्लिश वाले ट्रांसलेट कर लेंगे? नहीं करेंगे, हम जानते हैं। चलिए लिखिएगा धातु। अब इसमें पहला लिखिएगा धातु। धातु तत्व में ए लिख करके या पहला लिख के लिखिएगा धातु। धातु में डैश दे करके लिखिएगा। इंग्लिश वाले सेम लिखते चले, हिंदी वाले लिखेंगे ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये चमकदार होते हैं, ये चमकदार होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। अपवाद में लिख लेंगे ब्रैकेट में मरकरी, अपवाद, अपवाद में लिख लीजिएगा मरकरी। मरकरी में जो थर्मामीटर में रहता है और कहाँ रहता है? एस्फिग्नोमैनोमीटर। एस्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? ब्लड प्रेशर। उसमें भी क्या रहता है? मरकरी रहता है। ठीक है? हाँ चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। जहां स्पेलिंग एरर हो सुधार लेना, यहां मोटल लिखा गया मेटल होगा। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। धातु, हिंदी वाले लोग लिखना, धातु तन्य एवं अघात वर्धनीय होते हैं। धातु तन्य एवं आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य एवं आघात वर्धनीय होते हैं। तन्य का मतलब तार में बदल जाना, गर्म करके पीटा जाए, और आघात वर्धनीय मतलब चादर के रूप में बदल जाना। ठीक है? तो तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं। आगे लिखिएगा, इनका उच्च घनत्व तथा उच्च गलनांक होता है। इनका उच्च घनत्व तथा उच्च गलनांक होता है। यानी लोहा के रॉड को गलाएं तो गलने में भी समय लेगा, और हार्ड भी है तो घनत्व भी ज्यादा, गलनांक भी ज्यादा। अगला पॉइंट लिखिएगा, धातु को हवा और पानी में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये हवा और पानी में ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये हवा और पानी में ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ऑक्साइड का निर्माण करते हैं।
एवं इनका क्षरण शुरू हो जाता है, एवं इनका क्षरण शुरू हो जाता है। अब लोहा के रॉड को पानी में रखिए तो क्या बना लेगा? ऑक्साइड बनाएगा ना, फेरस ऑक्साइड बना लेगा, जिसको मूर्छा कहते हैं, जंग लगना, तो क्षरण इसका शुरू हो जाएगा। नमी उसको मिलेगा, तो हवा और पानी में डायरेक्ट इसको नहीं रखा जाता। एग्जाम्पल में लिख लीजिए सारा, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि। नॉन मेटल, अधातु। अधातु इसमें गैल्वेनाइजेशन मेथड आगे बताएंगे। गैल्वेनाइजेशन, जस्ताकरण, 2-3 मेथड। एक तो जस्ताकरण कर देते हैं, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, या फिर पेंट कर दिया जाता है, या ऑयलिंग कर दिया जाता है ग्रीज लगा के। ये 3 मेथड से लोहे पर जंग नहीं लगता। चलिए, अधातु में लिखिएगा डैश दे करके। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद में लिख लीजिएगा ग्रेफाइट, अपवाद में ग्रेफाइट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सभी गैस अधातु हैं, सभी गैस अधातु हैं। अगला पॉइंट, ये चमकदार, कौमा तन्य और आघात वर्धनीय, और आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनका घनत्व, इनका घनत्व, कौमा गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, कम होता है। गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ऑल गैसेस, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सभी गैस, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि। हो गया? सभी गैस, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि। ठीक है, अगला हेडिंग बनाएंगे सीधा ये, मेटेलवाइड, उपधातु। ये नोट, इसका जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कार्बन है बोथ प्रॉपर्टी, कार्बन मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए कार्बन को सेमीकंडक्टर, अर्धचालक कहते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं लिखवाया, लिख लीजिए मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मेटेलॉइड उपधातु में लिखिएगा, उपधातु में, उपधातु में लिखिएगा, ये धातु की तरह, ये धातु के तरह विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये धातु के तरह विद्युत का चालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये अत्यंत कम मात्रा में, ये अत्यंत कम मात्रा में विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। इसलिए इनका प्रयोग, इसलिए इनका प्रयोग, इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इसलिए इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है।
एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सारा का सारा, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम इत्यादि। सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम इत्यादि। सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसके हैं पता है? पोलोनियम के। कितने आइसोटोप्स हैं? 27। सर्वाधिक आइसोटोप्स पोलोनियम के होते हैं, 27 आइसोटोप्स हैं। लिखा हुआ है यहां पे, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ये तो बता ही दिए, तो लिखने का जरूरत है क्या? नहीं है। इन्हें सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, लिख लो, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। लिख लीजिए, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। इन्हें अर्धचालक कहते हैं, कॉमा, सिलिकॉन, सिलिकॉन सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला अर्धचालक है। सिलिकॉन सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला अर्धचालक है। ठीक है, इन सब में सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं। किसमें किसमें? मेमोरी कार्ड में, सिम कार्ड में, एटीएम कार्ड में, जहां जहां दिखता है ना चिप, वहां पर क्या होता है? सिलिकॉन होता है। सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। उस प्लेट में पूरा का पूरा प्लेट सिलिकॉन का थोड़ी ना होता है। अब इतना महंगा है कि खरीद ही नहीं पाएगा आदमी। फिर उतना प्लेट अगर सिलिकॉन का बना दिया जाए तो मुश्किल है। उसमें कुछ मात्रा सिलिकॉन की भी रहती है। ये तो मेन सनलाइट को एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा, इससे तो हीट इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा ना। ठीक है, हीट इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। हाँ, ब्रोमीन भी द्रव्य अवस्था में हो जाए। चलिए इसमें देखिएगा, यहां देखिए, यहां पर है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ आर। मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? धरती पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन से हैं। यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे? एलिमेंट, मतलब सबसे ज्यादा तत्व कौन से हैं। एग्जाम में खूब पूछता है, तो इसका एक ट्रिक आपको याद रखना चाहिए। ओसियल फेकाना। क्या ट्रिक याद रख लो? ओसियल फेकाना। धरती पर सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आयरन, आयरन के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम। तो ओसियल फेकाना ट्रिक याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। हो गया? अब इसे लिख लीजिए, ये जो है ब्रैकेट में, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, और ट्रिक लिख लीजिएगा ओसियल फेकाना। हो गया? अब इसी में दूसरा लिखिएगा, इसका लिख लीजिएगा अल फेकाना। इसका लिख लेंगे अल फेकाना। पहला ओसियल फेकाना और दूसरा अल फेकाना। ठीक है, इसका नोट में दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक धातु, पृथ्वी पर सर्वाधिक धातु। ठीक है, तो धातु में केवल क्या हट जाएगा? दूगो आगे का नॉन मेटल हट गया, ऑक्सीजन और क्या हट गया? सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन हट गया तो बाद बाकी क्या है? धातु ही है ना। तो उसका ओसियल फेकाना और इसका अल फेकाना, बस दो याद रख लेंगे। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम।
हो गया? एक ये लिख लीजिए। नोट का तीसरा पॉइंट लिखिएगा, एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में तत्वों का, मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व, मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व, इसका कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद करना होगा। सर्वाधिक तत्व, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। बगल से देख के लिख लीजिए और नोट में ये लिख लीजिए। तीसरा ये हो गया, सबसे ज्यादा मानव शरीर में क्या है? ऑक्सीजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हो गया? सबसे कम कैल्शियम है, लेकिन सबसे कम अगर पूछे तो क्या कहिएगा? मैग्नीज कहिएगा। लिखिएगा एक पॉइंट लिखिएगा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की एवं सबसे कम मात्रा मैग्नीज की है। सबसे कम मात्रा मैग्नीज की है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में होगा। सबसे लिख लिए थे ना इंग्लिश वाले लोग? ठीक है, इतना रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगले क्लास में हाँ भेज देते हैं। जो एनिमल किंगडम वाला था वो भेज देते हैं।